जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एसबी एजुकेशन फर्स्ट के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे मेवाड़ राजवंश के शासक नरवान, शक्ति कुमार और रणसिंह के बारे में, यानी 3 शासकों के बारे में पढ़ेंगे। इनसे पहले अपने मेवाड़ शासकों की 3 क्लास हो चुकी है, जिसमें अपन ने पहली क्लास में पढ़ा था गोइलादित्य और मेवाड़ के बारे में, और दूसरी क्लास में पढ़ा था अपन ने बप्पा राउत, और तीसरी क्लास में पढ़ा था अलट के बारे में। तो आज अपन पढ़ेंगे नरवान, शक्ति कुमार और रणसिंह के बारे में, इन 3 शासकों के बारे में पढ़ेंगे। इनके बारे में तो थोड़ा ही अपने को इतिहास में जानकारी मिलती है। नरवान के बारे में, शक्ति कुमार और रणसिंह के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे नरवाहन के बारे में। तो नरवान के बारे में जानते हैं तो ये अलट की मृत्यु के बाद उनका पुत्र नरवान क्या बनता है, मेवाड़ का शासक बनता है। तो किसका पुत्र था नरवान, तो ये अलट का पुत्र था। यानी अलट की मृत्यु के बाद में अगला मेवाड़ का शासक कौन बनता है, तो नरवान बनता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए नरवान किसका पुत्र था, तो अलट का पुत्र था। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि अलट की मृत्यु के बाद में मेवाड़ का अगला शासक कौन बनता है, तो नरवान बनता है। ठीक है, आगे जानते हैं। इन्होंने चौहान नरेश जयजय की पुत्री से विवाह किया था। नरवान ने किन से विवाह किया था, तो चौहान नरेश थे, उन नरेश जयजय उनकी पुत्री से क्या किया था, नरवान ने विवाह किया था। ठीक है, आगे बात करते हैं इनका शासनकाल। तो इनका शासनकाल रहा था 1971 से 1973 तक, यानी थोड़े समय के लिए इनका शासनकाल रहा था। 1973 से 1973 ईस्वी तक नरवान का क्या रहा था, मेवाड़ पर शासन रहा था। ठीक है, इनके बारे में इतिहास में इतनी भी जानकारी मिलती है कि ये किसके पुत्र थे, तो अलट के पुत्र थे। अलट की मृत्यु के बाद में मेवाड़ के अगले शासक बनते हैं नरवान, और इन्होंने अपना विवाह किया था चौहान नरेश जयजय की पुत्री से विवाह किया था, और इनका शासनकाल रहता है 971 से 973। यानी इतिहास में इतनी ही जानकारी मिलती है इनके बारे में, नरवान के बारे में। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। किसके पुत्र थे पूछा जाए तो नरवान अलट के पुत्र थे। नरवान ने किससे विवाह किया, तो चौहान नरेश की जयजय की पुत्री से विवाह किया था, और शासनकाल पूछे तो 971 से 973 ईस्वी तक। ठीक है, ये 3 पॉइंट याद रखना है इनके बारे में, नरवान के बारे में, क्योंकि इतिहास में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, ज़्यादा इनका शासनकाल भी नहीं रहता है। क्योंकि 1971 से 1973 के बीच में इनका शासनकाल रहा था, तो ज़्यादा लंबा शासनकाल भी नहीं रहा था इनका। अगले शासक की तरफ बढ़ते हैं। अगला शासक आता है शक्ति कुमार। शक्ति कुमार के बारे में बात करें तो शक्ति कुमार का शासनकाल की बात करें सबसे पहले तो 1977 से 1993 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। कब से कब तक शासनकाल रहा शक्ति कुमार का, तो 1977 से 1993 ईस्वी तक शासनकाल रहा था। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मेवाड़ के शासक शक्ति कुमार का शासनकाल कब से कब तक रहा मेवाड़ में, तो ये रहा था 1977 से 1993 ईस्वी तक। आगे बात करें तो शक्ति कुमार के समय मालवा के परमार शासक मूंज परमार, जो कि एक शक्तिशाली शासक था, उन्होंने क्या किया, मेवाड़ पर आक्रमण किया और चित्तौड़ दुर्ग पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। किसके शासनकाल में, शक्ति कुमार के शासनकाल में, जो कि मालवा का शक्तिशाली शासक था परमार, मूंज परमार, जिन्होंने क्या किया, मेवाड़ पर आक्रमण किया और चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। आगे बात करें शक्ति कुमार के समय पहली बार गोइलों को अपने मूल प्रांत यानी चित्तौड़ को छोड़ना पड़ा। क्यों छोड़ना पड़ा, क्योंकि मालवा का शासक था मूंज परिवार, जिसका क्या हो गया था, मेवाड़ पर आक्रमण हो गया था, जिसके कारण चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार हो गया, जिसके कारण क्या करना पड़ा, जो मेवाड़ के गोइल वंश थे उनको अपने मूल प्रांत यानी चित्तौड़ को छोड़ना पड़ा। तो किसके शासनकाल में चित्तौड़ को छोड़ना पड़ा, गोइलों को, तो ये छोड़ना पड़ा था शक्ति कुमार के शासनकाल में मूल प्रांत चित्तौड़ को छोड़ना पड़ा था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मेवाड़ में पहली बार गोइल वंशों को अपने मूल प्रांत चित्तौड़ को किसके शासनकाल में छोड़ना पड़ा, तो ये शक्ति कुमार के शासनकाल में छोड़ना पड़ा। क्यों छोड़ना पड़ा, इसका कारण ये है कि मालवा का शासक था मूंज परमार, जिन्होंने क्या कर दिया था, मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था। मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया तो चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार हो गया, जिसके कारण मेवाड़ में पहली बार गोइलों को क्या करना पड़ा, मूल प्रांत चित्तौड़ को छोड़ना पड़ा। किसके शासनकाल में, शक्ति कुमार के शासनकाल में।
आगे बात करें तो मूज परमार के बाद में मूज परमार के भतीजे थे भोज परमार। उनका भी क्या रहा था, चित्तौड़ पर अधिकार रहा था, क्योंकि मूज परमार का चित्तौड़ पर अधिकार हो गया था। उसके बाद में उसके भतीजे भोज परमार का भी क्या रहा था, चित्तौड़ में अधिकार रहा था। तो अपने अपने कौन कौन से पॉइंट पढ़े, शासनकाल पूछे तो 977 से 993 ईस्वी तक। और किस शासक का मेवाड़ चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार हो गया था, तो ये शासक था मालवा का शासक था मूज परमार, जिन्होंने मेवाड़ पर आक्रमण कर चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। और शक्ति कुमार के समय पहली बार भी क्या हुआ था, गुहिलों को अपने मूल प्रांत चित्तौड़ को छोड़ना पड़ा था। किसके शासनकाल में, शक्ति कुमार के शासनकाल में। क्यों छोड़ना पड़ा, तो इसका कारण था मालवा का शासक था मूज परमार, जिन्होंने क्या कर लिया था, मेवाड़ पर आक्रमण कर चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद आपने पढ़ा था मूल परमार के बाद में मूज परमार के भतीजे भोज परमार का भी क्या रहा था, चित्तौड़ पर अधिकार रहा था। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। आगे बात करें तो अपने को एक शिलालेख मिलता है, अस्थिकुंड शिलालेख, जो कब का है, तो 997 ईस्वी का शिलालेख है। उस शिलालेख में बताया गया है कि भोज परमार था ना, भोज परमार, उन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में त्रिभुवन नारायण मंदिर, मोकल मंदिर, एक ही मंदिर है मोकल मंदिर, सिमदेश्वर मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। और ये जानकारी अपने को कहाँ से मिलती है, तो ये मिलती है अग्निकुंड शिलालेख, जो कब का है, 997 ईस्वी का है। उसमें बता रखा है कि भोज परमार था ना, जिसका चित्तौड़ पर अधिकार रहा था, जो कौन थे, जो कि मूज परमार के भतीजे थे। उन्होंने चित्तौड़ में किन का निर्माण करवाया, त्रिभुवन नारायण मंदिर, मोक्कल मंदिर और समदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, ये जानकारी अपने को अस्थिकुंड शिलालेख से मिलती है। आगे बात करें तो अगला कुमलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार भोज परमार ने नागदा में बोधसर नामक तालाब भी बनवाया था। कौन सा तालाब बनवाया था, नागदा में बोधसर नामक तालाब भी बनवाया था। ये जानकारी अपने को कहाँ से मिलती है, तो ये मिलती है कुमलगढ़ प्रशस्ति से। कहाँ से मिलती है, कुमलगढ़ प्रशस्ति से मिलती है कि नागदा में बोधसर नामक तालाब किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था भोज परमार ने। और दूसरा अपने को ये मिलता है अग्निकुंड शिलालेख से ये जानकारी मिलती है कि भोज परमार ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर, मोक्कल मंदिर और सिमदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ये पॉइंट याद रखने हैं दोनों आपको। पहला अग्निकुंड शिलालेख के अनुसार तो भोज परमार ने किसका निर्माण, त्रिभुवन नारायण मंदिर, एक ही मंदिर है, इसका नाम बोलते हैं मोक्कल मंदिर, सिमदेश्वर मंदिर, क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। दूसरा अपने को कुमलगढ़ प्रशस्ति में जानकारी मिलती है कि भोज परमार ने नागदा में बोधसर नामक तालाब भी बनवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें तो शक्ति कुमार ने हस्तिकुंडी के शासक थे दवल की सहायता से क्या किया था, परमारों से मेवाड़ के कुछ क्षेत्र को वापस जीत लिया था। कुछ क्षेत्र को वापस जीत लिया था, पूरे क्षेत्र को तो नहीं जीत पाए थे। और किसकी सहायता से, तो ये सहायता ली थी हस्तिकुंड का शासक था दवल की सहायता से, परमारों से मेवाड़ का कुछ क्षेत्र वापस जीत लिया था। किसने, शक्ति कुमार ने। ठीक है, आपने अब तक क्या पढ़ा, तो पहले अपने पढ़ा था अस्थिकुंड शिलालेख 997 ईस्वी के अनुसार भोज परमार ने चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर, मोक्कल मंदिर, सिमदेश्वर मंदिर का क्या करवाया, निर्माण करवाया। फिर अपने आगे पढ़ा कुमलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार भोज परमार ने नागदा में बोधसर नामक तालाब भी बनवाया था। किस प्रशस्ति में ये जानकारी मिलती है, तो ये जानकारी कुमलगढ़ प्रशस्ति मिलती है। और यह जानकारी कहाँ से मिलती है, अस्थिकुंड शिलालेख से मिलती है। फिर आगे पढ़ा था शक्ति कुमार ने हस्तिकुंड के शासक थे दवल की सहायता से क्या किया, परमारों से मेवाड़ के कुछ क्षेत्र को वापस जीत लिया। अगले शासक की तरफ चलते हैं। अगला शासक आता है रणसिंह या करणसिंह, दूसरा नाम क्या रणसिंह बोला जाता है। अगर क्वेश्चन में आ जाए तो सबसे पहले किसको वरीयता दोगे, तो सबसे पहले देना है रणसिंह को। अगर ये दोनों ही भी एग्जाम में नाम आ जाए दोनों की क्वेश्चन में, तो सबसे पहले किसको वरीयता दोगे, रणसिंह को। तो रणसिंह की बात करें तो रणसिंह का शासनकाल 1158 से 1167 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। यानी कितने वर्ष, 10 वर्ष तक शासन रहा था किसका, रणसिंह का। ठीक है, आगे बात करें ये किसके पुत्र थे, तो ये
विक्रम सिंह के पुत्र थे। रण सिंह किसके पुत्र थे? तो विक्रम सिंह के पुत्र थे। वहीं आगे बात करें तो मेवाड़ का शासन बनते ही इन्होंने क्या किया था? आहोर के पर्वत पर एक किले का निर्माण करवाया था। किस पर्वत पर? आहोर के पर्वत पर एक किले का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? तो रण सिंह ने करवाया था। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए आहोर के पर्वत पर एक किले का निर्माण किसने करवाया? तो रण सिंह ने करवाया। ठीक है, आगे बात करें तो इसी के शासनकाल में गुहिल वंश दो शाखाओं में बंट गए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये। किसके शासनकाल में गुहिल वंश दो शाखाओं में बंट गए थे? तो रण सिंह के समय। तो आपने क्या पढ़ा? शासनकाल की बात करें तो 1158 से 1167 यानी 10 वर्ष। पुत्र की बात करें तो विक्रम सिंह के पुत्र थे। आगे बात करें इन्होंने शासक बनते ही आहोर पर्वत पर क्या बनवाया था? एक किले का निर्माण करवाया। इसी के शासनकाल में गुहिल वंश की दो शाखाओं में बंट गए थे। गुहिल कितने शाखाओं में? दो शाखाओं में बंट गए थे। चलिए आगे बात करते हैं दो शाखाओं के बारे में। तो इनके दो पुत्र थे, एक थे क्षेम सिंह और एक थे राहब। दो पुत्र थे क्षेम सिंह और राहब। इन्होंने आगे अलग अलग शाखाओं में बांटा था। तो सबसे पहले अपन बात करें क्षेम सिंह। तो क्षेम सिंह ने रावल शाखा का निर्माण किया। किस शाखा का निर्माण किया? रावल शाखा का निर्माण किया और मेवाड़ पर क्या किया? शासन किया। और वहीं बात करते हैं राहब की। राहब ने सिसोदा ठिकाने की स्थापना की और किस शाखा की शुरुआत की? तो राणा शाखा की शुरुआत की। ठीक है, क्षेम सिंह ने तो रावल शाखा की, जबकि राहब ने सिसोदा ठिकाने की स्थापना कर किस शाखा की शुरुआत की? तो राणा शाखा की शुरुआत की। इन्होंने रावल शाखा की शुरुआत की और मेवाड़ पर शासन किया। ठीक है, गुहिल वंश दो शाखाओं में बंटे। इनके दो पुत्र थे क्षेम सिंह और राहब। क्षेम सिंह ने रावल शाखा की, जबकि राहब ने राणा शाखा की शुरुआत की। और अपने मेवाड़ में बढ़ते हैं ना, सिसोदिया शासक तो वे इसी ठिकाने से आते हैं। इस कारण उनको क्या कहते हैं? सिसोदिया वंश कहते हैं। उनके बारे में भी अपन आगे जानेंगे डिटेल से। तो सबसे पहले अपन बात करें राहब के बारे में। तो सिसोदिया ठिकाने की स्थापना की इन्होंने, रावल शाखा की शुरुआत की। ठीक है, ये राणा सिसोदिया ठिकाने में रहने के कारण आगे चल के क्या कहलाए? सिसोदिया कहलाए, जिनको अपन आगे राजवंशों में पढ़ेंगे सिसोदिया वंश के बारे में। वहीं बात करें तो राणा हमीर 1326 यही है मेवाड़ में, जो कि सिसोदिया वंश की शुरुआत करते हैं। कौन करते हैं? राणा हमीर 1326 में। आगे अपन पढ़ेंगे राणा हमीर के बारे में डिटेल से। तो ये सिसोदिया क्यों कहलाए आपको पता चल गया, क्योंकि ये सिसोदिया ठिकाने से थे और राणा शाखा की शुरुआत की थी राहब ने। और ये कहाँ से आते हैं? सिसोदिया ठिकाने से आते हैं, इसलिए ये क्या कहलाए? सिसोदिया कहलाए। और इसकी शुरुआत मेवाड़ में पहली बार कौन करती है? तो राणा हमीर करती है 1326 में, क्योंकि ये मेवाड़ के पहले शासक बनती है सिसोदिया वंश के। ठीक है, इनके बारे में भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं अपन क्षेम सिंह के बारे में। क्षेम सिंह ने रावल शाखा का निर्माण किया था और मेवाड़ पर शासन किया था। क्षेम सिंह रावल शाखा की शुरुआत कर मेवाड़ पर शासन किया। और इनके दो उत्तराधिकारी होते हैं, या दो पुत्र थे, एक थे सामंत सिंह और एक थे कुमार सिंह। तो अगली वीडियो में अपन पढ़ेंगे सामंत सिंह के बारे में। आज इतना ही पढ़ेंगे। तो अगली वीडियो में अपनी एक क्लास में रहेंगे सामंत सिंह के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।